Hello everyone. Once again, welcome back to our online platform RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series. तो आज का अपना जो इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है वो आपके अपकमिंग एग्जाम आरआरबी केजीएमयू के अकॉर्डिंग सेशन रहेगा। तो जैसा आरआरबी का पैटर्न है, जैसा केजीएमयू का जो पैटर्न है, उन्हीं के पैटर्न के बेसिस के ऊपर अपने यहाँ पे जो क्लासेस रहेगी, एमसीक्यूज़ का लेवल भी जो हमें यहाँ पे इन्हीं के पैटर्न के ऊपर रखने वाले हैं। ठीक है, जहाँ पे लगेगा कि हाँ थोड़ा सा डिस्कशन करने की नीड है, वहाँ पे डिस्कशन भी करेंगे, नहीं तो फिर फर्दर टू द पॉइंट अपन यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना सेशन रहने वाला है। प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सभी जो लोग हैं यहाँ पे जो है अपनी नोटबुक्स वगैरह लेके बैठिए। कुछ इंपॉर्टेंट आपको लाइंस अगर आपको लिखनी है तो ज़रूर आप अपने यहाँ पे नोट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो आरआरबी केजीएमयू के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है, फिर से एक बार बता रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। फर्स्ट एमसीक्यू है अपना, बैक्टीरियोलॉजिकल लूप्स used for culture media inoculation are sterilized by which of the following methods। ठीक है, तो जो बैक्टीरियोलॉजिकल जो लूप्स होते हैं जो कि कल्चर मीडिया के इनोकुलेशन के लिए यूज़ में आते हैं, उनको हम स्टेरिलाइजेशन कौन से मेथड से हम करते हैं? ऑटोक्लेव, प्लेसिंग इन फ्लेम 3 times, प्लेसिंग ओवर फ्लेम अंटिल इट बिकम रेड हॉट, और माइक्रोवेव। क्या आंसर रहेगा हमारा यहाँ पे? जो बैक्टीरियोलॉजिकल लूप्स होता है उनको हम किस प्रकार से स्टेलाइज करेंगे? क्या आंसर अपने आप पे करेक्ट रहेगा? तो देखिए, जो बैक्टीरियोलॉजिकल जो लूप्स होते हैं वो मोस्ट कॉमन मेथड यहाँ पे कौन सा यूज में लिया जाएगा? तो मोस्ट कॉमन मेथड अपना यहाँ पे जो होगा वह होगा फ्लेमिंग। ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा? फ्लेमिंग। अब देखो, ऑप्शन नंबर बी में भी फ्लेमिंग है और सी में भी क्या है? फ्लेम से हम कर रहे हैं, तो राइट आंसर अपने यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमें क्या करना है? प्लेस करना है ओवर द फ्लेम अंटिल इट बिकम रेड हॉट। तो ये जो यहाँ पे रेड हॉट आपका यहाँ पे देखने को मिलेंगे अगर लूप्स, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? हाई टेम्परेचर है, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे? किल हो जाएंगे। और ये काफ़ी अच्छा एक रैपिड और इफेक्टिव स्टेरिलाइजेशन का मेथड है। रैपिड एंड इफेक्टिव स्टेरिलाइजेशन का मेथड रहता है किसके लिए? बैक्टीरियोलॉजिकल लूप को स्टेरिलाइज करने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग के बारे में हम सब जानते हैं। ऑटोक्लेविंग मेथड है स्टेरिलाइजेशन का, जिसके अंदर हम क्या यूज में लेते हैं? पास्चराइज स्टीम। तो इसमें जो है टेम्परेचर हम कितना यूज में लेते हैं? तो 121 डिग्री सेल्सियस को। और कितना टाइम ड्यूरेशन के लिए? तो 15 to 20 मिनट्स के अंदर ये काम में लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, फ्लेमिंग इन द फ्लेम 3 times। तो ये हम किस में काम में लेंगे? देखो, आपको पूछा किसके लिए गया है? बैक्टीरियोलॉजिकल लूप्स के लिए। बट ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ये किसके लिए काम में लिया जाता है? तो स्लाइड्स के लिए। तो जो स्लाइड्स वगैरह जो होती है उनको हम क्या करते हैं? स्टेलाइज करने के लिए, या फिर मैं कहूँ डिसइंफेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? जो फ्लेम वगैरह होती है उससे हम क्या करवाते हैं? पास करवाते हैं। ठीक है, 3 times। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे किसके लिए रहेगा? स्लाइड का अगर पूछते, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव यहाँ पे स्टेलाइज करता है मटेरियल को, क्योंकि इसमें क्या होता है? हीट जनरेट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये एक यहाँ पे स्टैंडर्ड और प्रैक्टिकल मेथड नहीं यूज में लेता है किसके लिए? बैक्टीरियोलॉजिकल लूप्स के लिए। ठीक है, राइट आंसर इस एमसीक्यू में क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू, कल्चर मीडिया यूज्ड फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज। तो जो कौन सा यहाँ पे कल्चर मीडिया यूज में लेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए? लोवेस्टिन जेंसन मीडियम, एसडीए, मुलर हिंगटन अगार, या फिर नोवे मैकनियल नेकोल मीडियम। तो कौन सा मीडियम हम यूज में लेते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के जो बैक्टीरिया है उसको आइसोलेशन करने के लिए? क्या आंसर रहेगा? तो देखिए, सिंपल एमसीक्यू है, विदाउट डिले अपना यहाँ पे आंसर जो है वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है। तो लोवेस्टिन जेंसन मीडियम बोल दो, या फिर इसको हम यहाँ पे शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, एलजे मीडियम भी बोल सकते हैं। तो ये किसको हम आइसोलेट करने के लिए काम में लेते हैं, तो माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज को आइसोलेट करने के लिए काम में लेते हैं। अब देखो ऑप्शन में अगर यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आपको ना दिखे, आपको स्पीसीज दे देते हैं नोकार्डिया, तो नोकार्डिया स्पीसीज के लिए भी जो है कौन सा मीडियम काम में लिया जाता है, तो भी अपना राइट आंसर क्या रहता है, लोवेस्टिन जेंसन मीडियम। तो यहाँ पे क्या किया रहता है कि ये क्या करता है, प्रमोट करता है ग्रोथ को, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं फिर इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या हम यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स क्या क्या रहते हैं इसके अंदर, मीडियम के अंदर, तो देखो मिनरल साल्ट, इसके अलावा जो है ग्लाइसरॉल, नेक्स्ट मैलाकाइट ग्रीन एंड एग, ठीक है। तो ये जो मीडियम है, मीडियम को भी हमें क्या करना होता है, यहाँ पे स्टेलाइज करना होता है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंस है, देखो एक प्रेजेंट है, एक प्रेजेंट होने की वजह से इसको हम यहाँ पे कभी भी ऑटोक्लेव से स्टेलाइज नहीं करेंगे। ऑटोक्लेव हम यहाँ पे काम में नहीं लेंगे, तो कौन सा हम यहाँ पे प्रोसेस काम में लेंगे, तो इंस्पिशेशन। इंस्पिशेशन मेथड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ अल्जेमीडिया। अब ये जो एमसीक्यू है पूछा जा चुका है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसको डील किया है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जब हम इसे आइसोलेट करेंगे तो इसका अपीयरेंस कैसा होगा, आपको अगर पूछ लेते हैं, ठीक है, अपीयरेंस कैसा होगा, तो देखो रफ, टफ एंड बफ कलर अपीयरेंस आपको यहाँ पे इस मीडियम के अंदर देखने को मिलेगा। राइट आंसर क्या रहेगा अपने यहाँ पे, लोवेस्टिन जेंसन मीडियम। तो एक एमसीक्यू तो अपने यहाँ पे प्रिपेयर हो गया, इसका रेशनल से हमने दो एमसीक्यू और हमने देख लिए। अब हम देखते हैं कि एसडीए क्या है। तो एसडीए मीडियम किसके लिए हम काम में लेते हैं, तो ये हम यहाँ पे यूज में लेते हैं फॉर आइसोलेशन ऑफ फंगई, ठीक है। तो फंजाई के आइसोलेशन के लिए कौन सा का मीडियम काम में लेंगे, तो एस डी ए, ठीक है। सबराउंड डेक्सट्रोज अगर मीडियम। नेक्स्ट है मुलेर हिंगटन अगर, तो ये हम किस में काम में लेते हैं, ये हम लेते हैं एंटी माइक्रोबाइल, एंटी माइक्रोबाइल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग में। लास्ट बचता है आपका एनएनएम, तो ये हम यहाँ पे काम में लेते हैं किसमें, लेस्मानिया स्पीसीज के अंदर। तो यहाँ पे सिंपल सा एमसीक्यू था, आपको पूछा गया था ट्यूबरकुलोसिस के लिए, तो राइट आंसर अपना पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू, according to the amendment in the Medical Termination of Pregnancy MTP Bill 2020, until what gestational age it is permissible to induce MTP in mentally ill rape victim। अगर mentally ill rape victim है तो कितनी एज तक हम क्या कर सकते हैं, MTP हम परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब कितने वीक की गेस्टेशनल एज तक हम क्या कर सकते हैं, MTP परफॉर्म कर सकते हैं। ये कौन से बिल में बताया गया था आपको, 2020 में। तो इसकी एज क्या बताई गई थी, गेस्टेशनल एज 22, 24 या फिर 28 वीक। क्या रहेगा अपने आप राइट आंसर। तो पहले कितनी थी और अभी कितनी है, और यहाँ पे जो रेप सर्वाइवर्स हैं उनमें अगर गैस्ट्रेशनल एज पहुँच जाए, साथ में पेशेंट भी यहाँ पे कैसा बताया गया आपको, मेंटली इल पेशेंट बताया गया है, इस केस में कितनी हमें एज ग्रुप यहाँ पे रिकमेंड रहती है। तो देखो जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का जो बिल है 2020 में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो उसमें क्या होता है कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अगर मेंटली इल वुमन है जो रेप सर्वाइवर है, तो उस केस में पहले कितनी थी 20 वीक, अभी कितनी कर दी गई है 24 वीक ऑफ जेस्टेशन। तो राइट आंसर अपना क्या रहेगा 24 वीक। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एम टी पी 1971, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं एम टी पी 2021, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इंडिकेशंस की अगर हम बात करें,
इंडिकेशन में सबसे पहले क्या, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर में 1971 में यहाँ पे जो है कितना टाइम का यहाँ पे रखा गया था। सबसे पहले तो ये किसके लिए अप्लाई होता था, केवल और केवल मैरिड वुमन के ऊपर, और जो है 2021 में इसको जो है मैरिड प्लस जो है अनमेरिड वुमन है उसको भी जो है इसमें कवर कर लिया गया था। नेक्स्ट इंडिकेशन है गेस्टेशनल एज लिमिट, तो गेस्टेशनल एज लिमिट यहाँ पे जो है पहले रखी गई थी कितनी, 20 वीक की, और जो है यहाँ पे रखी गई थी 24 वीक फॉर रेप सर्वाइवर्स। ठीक है, इसके अलावा बियॉन्ड 24 वीक जो है वो कौन से केस में, फीटल एनोमलीज में या फिर एबनॉर्मलिटीज़ में। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगर एमसीक्यू बनता है वो बन सकता है आपका पॉइंट नंबर 3 में, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कितने यहाँ पे रिक्वायरमेंट होते हैं। तो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो एमटीपी करने से पहले अकॉर्डिंग टू 1971 कितने रिक्वायरमेंट होते थे, तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स यहाँ पे कितना चाहिए था, एक चाहिए था अगर 12 वीक का जेस्टेशनल एज है, और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, ठीक है, 2 रिक्वायरमेंट होंगे टिल 20 वीक, मतलब 12 वीक से ऊपर है तो पहले 1971 में जो है 2 आपको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए इस टर्मिनेशन करने के लिए। ठीक है, और अभी कितने चाहिए आपको, 1 आरएमपी आपको चाहिए होता है कितने वीक तक, तो 20 वीक तक 1 चाहिए होता है। सेकंड 2 आपको जो है आरएमपी चाहिए होते हैं कितने वीक तक, तो 24 वीक तक। ठीक है, और इसके अलावा क्या है यहाँ पे, मेडिकल अप्रूवल, ये कब रिक्वायरमेंट होता है, तो मेडिकल अप्रूवल रिक्वायर्ड आफ्टर 24 वीक। ठीक है, अगर आफ्टर 24 करना है तो हमें क्या चाहिए होता है, मेडिकल अप्रूवल का यहाँ पे रिक्वायरमेंट हमें चाहिए होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट एमसीक्यू, आरआरबी में ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि ब्रीच ऑफ वुमेन्स कॉन्फिडेंशियलिटी, ब्रीच ऑफ वुमेन्स कॉन्फिडेंशियलिटी, तो पहले यहाँ पे कितना फाइन था, 1000 रुपीज़ का यहाँ पे फाइन था, और अभी यहाँ पे क्या है, 1000 रुपीज़ का फाइन तो है प्लस 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट, मतलब जेल यहाँ पे 1 ईयर की आपको देखने को मिल सकती है अगर कोई वो जो वुमन यहाँ पे जो है ये एमटीपी करवा रही है, अगर उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को यहाँ पे हम यहाँ पे डिस्क्लोज करते हैं तो। नेक्स्ट एमसीक्यू यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। A woman arrives at the labor unit in labor. She is talkative and smiling between the contraction. Before performing a vaginal examination, the nurse would suspect she is in which phase or stage of labor. तो देखो एक वुमन है जो लेबर में है, और लेबर यूनिट के अंदर वो क्या करती है, अराइव होती है। अभी वो कैसी है, टॉकटिव है, और साथ में कॉन्ट्रैक्शंस के बीच में क्या कर रही है, स्माइल भी कर रही है, टॉकटिव भी है। बिफोर परफॉर्मिंग वेजाइनल एग्जामिनेशन, वेजाइनल एग्जामिनेशन के परफॉर्म करने से पहले हमें ये सस्पेक्ट करना है कि उसका अभी कौन सा फेज चल रहा है और कौन सा स्टेज चल रहा है। तो क्या रहेगा अपने यहाँ पे करेक्ट आंसर, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज, ट्रांजिशन फेज या फिर सेकंड स्टेज। तो देखिए राइट आंसर क्या रहेगा, ये एमसीक्यू में हम डिले नहीं करेंगे। राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, लेटेंट फेज। तो लेटेंट फेज के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस कैसे होते हैं, माइल्ड होते हैं, सेकंड इरेगुलर होते हैं, फीमेल यहाँ पे कैसी रहती है, एक्साइटेड रहती है। ठीक है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वो टॉकटिव रहती है, कंफर्टेबल रहती है बिटवीन कॉन्ट्रैक्शंस के। नेक्स्ट देखिए एक्टिव फेज, एक्टिव फेज के अंदर आपको जो है कॉन्ट्रैक्शंस कैसे देखने को मिलते हैं, इंटेंस देखने को मिलते हैं एक तो, और कॉन्ट्रैक्शंस यहाँ पे कैसे होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे।
तो वुमेंस जो है यहाँ पे क्या करती है, इस यहाँ पे जो है इसको जो है लेबर पेन यहाँ पे काफ़ी अच्छे से यहाँ पे इसको होने लग जाएगा फीमेल को। लेबर पेन पे वुमन क्या करने लग जाएगी, हम कह सकते हैं फोकस करने लग जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे फोकस जब करेगी लेबर पेन के ऊपर तो उसका टार्गेटनेस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और स्माइल भी जो उसकी यहाँ पे चली जाएगी या फिर डिक्रीज होने लग जाएगी। नेक्स्ट देखिए ट्रांजिशन फेज। तो ट्रांजिशन फेज के अंदर आपका जो पेन वगैरह रहता है वो कैसा देखने को मिलता है, मोस्ट इंटेंस, मोस्ट इंटेंस पेन, ओके, मोस्ट इंटेंस पेन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो पर्सन को, फीमेल को यहाँ पे क्या होती है, इरिटेबिलिटी एंड नोजिया आपको यहाँ पे कॉमन देखने को मिलेगा, ओके। तो स्माइल यहाँ पे बिल्कुल भी अनकॉमन रहेगी। सेकंड स्टेज के अंदर हम सबको पता है डिलीवरी होती है, मतलब एक्टिव पुशिंग से लेकर डिलीवरी हो जाता है यहाँ पे बेबी का। तो ये एक पूरा ही अलग यहाँ पे फिनोमिना है। सिंपल एमसीक्यू था, राइट आंसर क्या रहेगा अपना यहाँ पे, लेटेंट फेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू, on the second day postpartum, the nurse is assessing a client's fundus, which finding would require intervention। तो देखिए जब यहाँ पे सेकेंड डे है पोस्टमार्टम का, नर्स एसेस करती है क्लाइंट के फंडस को, तो कौन सी फाइंडिंग आपको ऐसे देख के लगेगा कि हाँ वहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट है किसकी, इंटरवेंशन की। क्या आंसर करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर ए है 2 फिंगर ब्रीथ अबव द एम्बलिकस, 1 फिंगर ब्रीथ बिलो द एम्बलिकस, 2 फिंगर ब्रीथ बिलो द एम्बलिकस, 3 फिंगर ब्रीथ बिलो द एम्बलिकस। तो कौन से केस में या फिर कौन से ऑप्शन के अंदर आपको जो है यहाँ पे इंटरवेंशन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है? तो देखिए क्लियर एमसीक्यू है, ये भी सिंपल एमसीक्यू है, बट पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। तो देखिए सेकंड डे पोस्टमार्टम पीरियड है, तो जब सेकंड डे पोस्टमार्टम पीरियड चल रहा होता है तो फंडस का क्या होना चाहिए, डिसेंड होना चाहिए, ठीक है। किस रेट से यहाँ पे फंडस डिसेंड होगा? तो अगर हम बात करें अप्रोक्स, सॉरी अप्रोक्स 1 फिंगर विथ, ठीक है, अप्रोक्स 1 फिंगर विथ पर डे आपका यहाँ पे जो है जो यूट्राइन जो फंडस है उसका यहाँ पे डिसेंड होना नॉर्मल है, ठीक है। ये अपना नॉर्मल कंडीशन के केस में है। आपको पूछा है कि इंटरवेंशन किस में करने हैं, तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए 2 फिंगर बीट्स अबोव द सिंपल अबोव द अम्बलिकस। तो देखो अबोव द अम्बलिकस आपको यहाँ पे बताया गया है, इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, सब इन्वोल्यूशन हो रहा है। हो सकता है पेशेंट को यहाँ पे क्या कंडीशन है, यूटेराइन एटोनी, ठीक है, यूटेराइन एटोनी हो सकता है। इसके अलावा और क्या कोड हो सकता है, तो फुल ब्लैडर हो सकता है। ब्लैडर का भी यहाँ पे क्या करना है, असेसमेंट करना है। तो इन तीनों ही केस में हमें क्या चाहिए, इंटरवेंशन रिक्वायर है, रिक्वायर्ड इंटरवेंशन। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आपके यहाँ पे क्या है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। 3 फिंगर ब्रीथ ये थोड़ा ज़्यादा, इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, बट ये फिर भी अगर डाउन साइड में हो रहा है, मतलब ये हम कह सकते हैं कि नॉर्मल लिमिट्स में है, बट थोड़ा फास्ट है, ठीक है। इसमें क्या यहाँ पे यूट्रस क्या हो रहा है, कंटिन्यू यहाँ पे कॉन्टैक्ट हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, which of the following claims about managing hyperglycemia during pregnancy is false? तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हाइपरग्लाइसीमिया को हमें मैनेज करना है तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे मैनेजमेंट से लेके फॉल्स स्टेटमेंट है? Metformin crosses the placenta and has a teratogenic effect on the fetus. Diet control is the first line management. HbA1c is monitored at the end of the first trimester and then every 3 months thereafter. Insulin is the first line pharmacological agent. तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं
कि फॉल्स स्टेटमेंट है हाइपरग्लाइसीमिया को मैनेज करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मेटफॉर्मिन क्रॉसेस द प्लेसेंटा एंड हैज टेराटोजेनिक इफेक्ट ऑन द फिटस। तो मेटफॉर्मिन जरूर यहाँ पे प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, बट ये इसका कोई नो टेराटोजेनिक इफेक्ट है, मतलब टेराटोजेनिक इफेक्ट इसका नहीं है फिटस के ऊपर, कुछ भी अब तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे इंसुलिन को हम यहाँ पे जरूर हम यहाँ पे काम में लेते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए, गेस्टेशनल डायबिटिक मेलिटस के लिए। ठीक है, तो डायबिटीज़ है प्रेगनेंसी का, डायबिटीज़ अगर है प्रेगनेंसी के अंदर, उसका अच्छे से मैनेजमेंट यहाँ पे करना रिक्वायर है। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो कुछ चीज़ें हैं जो HbA1c हमें यहाँ पे करना है बिफोर द कंसेप्शन। अगर यहाँ पे कोई प्लानिंग कर रहे हैं मदर वगैरह, तो पेरेंट्स को हम कह सकते हैं, कपल को हम कह सकते हैं आप HbA1c करवा लीजिए। ठीक है, डाइट्री यहाँ पे जो है डाइट्स वगैरह अच्छे से यहाँ पे प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ में अगर ये टाइम चला गया है, प्री कॉन्सेप्शन का टाइम चला गया है काउंसलिंग का, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, एंटीनेटल केयर हम यहाँ पे बता सकते हैं पेशेंट को। यहाँ से एक बार MCQ पूछा जा चुका है एक बार एग्जाम में। तो डायबिटिक के अंदर एंटीनेटल केयर हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो देखिए, तो अगर फीमेल 20 वीक्स तक है, तो इस केस में एंटीनेटल केयर जो है हमें यहाँ पे प्रोवाइड करनी होगी रिगार्डिंग डायबिटीज़, तो मंथली यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। और अगर आफ्टर 20 वीक्स है, इस केस में हमें कब तक यहाँ कितने इंटरवल से हमें एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करनी है फॉर डायबिटिक मेलिटस, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है 2 वीक्स के इंटरवल से। ओके, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, अगर कोई फीमेल है जिसकी BMI कैसी है, नॉर्मल है, अगर कोई फीमेल है जिसकी BMI कैसी है, नॉर्मल है, तो वहाँ पे कितनी हम यहाँ पे डायबिटिक डाइट प्रोवाइड करेंगे, लिख लीजिए 30 kcal पर केजी हम यहाँ पे, अगर नॉर्मल BMI है उस केस में हम यहाँ पे यूज़ में लेंगे। नेक्स्ट देखिए, मॉर्बिड ओबेसिटी है, उस केस में हम कितना जो है KCl प्रोवाइड करेंगे, 12 KCl पर केजी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और अगर फीमेल कैसी है यहाँ पे ओवरवेट है, तो हम यहाँ पे डाइट उसको कैसा प्रोवाइड करेंगे, 24 KCl पर केजी फॉर ओवरवेट। तो ये अपना यहाँ पे जो है प्लान हमें पता होना चाहिए। इसके बारे में यहाँ पे जो है MCQ पूछा जा चुका है, एक बार यहाँ पे जरूर MCQ पूछा जा चुका है। नेक्स्ट MCQ, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बट काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। KGMU एग्ज़ाम स्पेशल 120 टेस्ट पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे अपनी टेस्ट सीरीज़ में, जिसमें आपको यहाँ पे टेस्ट जो है आपका KGMU एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग टेस्ट रहने वाला है। ऑल सब्जेक्ट इसके अंदर क्या रहने वाले हैं, इंक्लूड रहने वाले हैं। तो ऐसा आपको लगता है कि हाँ मेरा वो सब्जेक्ट अगर वीक है, तो उसके आपको क्या अलग से जो है यहाँ पे क्या मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ आपको अब जो है कहाँ कहाँ पे प्रिपरेशन करने की नीड है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि आप KGMU के लिए कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। नेक्स्ट, बेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे बेस्ट MCQs के साथ में। ठीक है, तो ये कौन सी टेस्ट सीरीज़ है आपकी, KGMU स्पेशल 120 टेस्ट सीरीज़ है। इसके अंदर आपको जो है देख लीजिए, मॉर्निंग के अंदर आपको जो है प्री KGMU स्पेशल टेस्ट मिलेगा, प्री KGMU स्पेशल टेस्ट आपको यहाँ पे देने को मिलेगा। ये टेस्ट जो रहेगा वो एज पर एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। ठीक है, अब एग्ज़ाम पैटर्न क्या है आपका ये समझ लीजिए। तो इसमें जो आपको 60 तो आपको क्या मिलेंगे, सब्जेक्ट अपने MCQs मिलेंगे। 60 के बाद में आपको क्या देखने को मिलेगा, 10 जो आपको रीजनिंग के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, 10 जो आपको यहाँ पे GK के देखने को मिलेंगे, 10 जो है आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स के देखने को मिलेंगे, और 10 जो है आपको यहाँ पे इंग्लिश के आपको MCQs इस टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें एक आपका यहाँ पे
डेली, और ये कब देखने को मिलेगा, मॉर्निंग में। ठीक है, डेली मॉर्निंग में आपको प्री केजीएमयू स्पेशल टेस्ट मिलेगा, जिसके अंदर ये आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। सेम एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे टेस्ट रहेगा। ओके, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है उनके लिए जो स्पेशली केजीएमयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। इसके लिए आपको यहाँ पे फर्दर इन्फॉर्मेशन की नीड है तो आप यहाँ पे हमारे सपोर्ट नंबर पे कॉल और मैसेज कर सकते हैं 9588856774 पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे। A 30-year-old woman present with creamy white watery discharge with fishy odor from vagina along with minimal itching. Which of the following मोस्ट लाइकली कोज, अब इस कंडीशन का यहाँ पे मोस्ट लाइकली कोज क्या है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, गोनोरिया, ट्राइकोमोनास या फिर कैंडिडा। तो क्रीमी वाइट यहाँ पे जो है वेजाइनल डिस्चार्ज है, वाटरी वेजाइनल डिस्चार्ज है, साथ में फिशी ऑर्डर भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्या आंसर रहेगा हमारा यहाँ पे, तो देखिए राइट आंसर अपने यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बैक्टीरियल वेजिनोसिस इज़ द करेक्ट आंसर। इसको यहाँ पे ये वेजिनाइटिस आपका जो टॉपिक है उसके अंदर जो मोस्ट कॉमन टाइप का इन्फेक्शन है वो कौन सा होता है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो हीमोफिलस वेजाइनलिस जो है यहाँ पे वो इसको कॉज करते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, गार्डनरेला। ओके, गार्डनरेला वेजाइनलिस। ये जो टॉपिक है आपके गायनेकोलॉजी के टॉपिक हैं और इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम के अंदर एमसीक्यू बनते रहते हैं। तो अब इसके अंदर क्या आते हैं, कुछ डिस्चार्ज आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये डिस्चार्ज कैसे होते हैं, वाटरी डिस्चार्ज होते हैं, क्रीमी वाइट यहाँ पे डिस्चार्ज हो सकते हैं। तो क्रीमी वाइट, वाटरी और सम टाइम जो है कलरलेस आपको यहाँ पे डिस्चार्ज देखने को मिल सकते हैं। स्मेल कैसी होती है, फॉल स्मेल होती है इसकी, या फिर हम कह सकते हैं फीसी ऑर्डर आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। मिनिमल एंड नो इचिंग, काफ़ी मिनिमल इचिंग आपको यहाँ पे, नो इचिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इस कंडीशन में वेजाइना की जो पीएच होती है वो कितनी आपको देखने को मिलती है, तो मोर देन 4.5 की पीएच आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना यहीं से बनेगा। डायग्नोसिस करने के लिए हमें कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना होता है, आंसर क्या करेक्ट रहेगा आपका, विफ टेस्ट। ठीक है, तो विफ टेस्ट कौन से केस में करते हैं, तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस के केस में करते हैं। क्या करते हैं विफ टेस्ट के अंदर, तो हम इस केस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं 10% KOH को। किसके अंदर ऐड करना है, तो जो डिस्चार्ज है उसके अंदर ऐड करना है, जिसकी वजह से आपको ऑर्डर यहाँ पे कैसी मिलेगी, फिशी ऑर्डर आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। फिशी ऑर्डर कैसे आया, विफ टेस्ट की वजह से आपका फिशी ऑर्डर देखने को मिलता है। तो विफ टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू बनता है इसी टॉपिक में से, वो बनता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है, ये होता है सलाइन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, याद रखना, लिख लीजिए, किसी का लिखा हुआ नहीं है तो। सलाइन माइक्रोस्कोपी क्या रहता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस रहता है। सी क्यों रहता है, क्योंकि जब हम इसके अंदर हम असेस करते हैं तो हमें सेल देखने को मिलती है, और इस सेल का क्या नाम होता है, क्लू सेल। तो क्लू सेल आपको कौन सी डिजीज में आपको देखने को मिलती है, आंसर क्या रहेगा, बैक्टीरियल वेजिनोसिस के केस में। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना यहीं से, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट अपने यहाँ पे कौन सा रहता है, ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग करना होता है हमें, ग्राम स्टेनिंग, नजेट स्कोर। नेक्स्ट एमसीक्यू बनता है आपका इसका ट्रीटमेंट से लेके। तो देखो, अगर नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है,
अगर नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है, इस केस में हम क्या प्रोवाइड करेंगे, मेट्रोनिडाजोल प्रोवाइड करेंगे। डोज क्या रखेंगे इसकी, 500 mg। कैसे देना है, बीडी देना है, कितने दिनों तक देना है, तो 7 डेज तक यहाँ पे प्रोवाइड करवाना है। और अगर यहाँ पे प्रेग्नेंट फीमेल होती है उस केस में मेट्रोनिडाजोल, बट इसको हमें क्या करना होता है, अवॉइड करना होता है। कौन से ट्राइमेस्टर के अंदर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या करना है, यहाँ पे अवॉइड करना है। ठीक है, तो इसके अलावा लास्ट एमसीक्यू अपने इस टॉपिक के अंदर, क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरियल वेजिनोसिस का क्राइटेरिया कौन सा हम यूज में लेते हैं, देन आवर आंसर विल बी एमसेल क्राइटेरिया। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था आपका बैक्टीरियल वेजिनोसिस का टॉपिक, यहाँ पे जो है कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, ट्रीटमेंट में क्या देना है, मेट्रोनिडाजोल। इसके अलावा यहाँ पे जो है ट्राइकोमोनियासिस के अंदर भी है, ट्राइकोमोनियासिस के अंदर भी मेट्रोनिडाजोल देंगे। ठीक है, पीएच इसकी भी जो है आपके यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी। सेम यहाँ पे ट्रीटमेंट इसका भी आपको देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे जो है येलोविश डिस्चार्ज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ट्राइकोमोनियासिस के अंदर येलोविश डिस्चार्ज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, फॉल स्मेलिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, फ्रोदी यहाँ पे रहेगा। ठीक है, प्लूराइटिस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। डिस्पेरियूनिया की क्लाइंट जो यहाँ पे वो कंप्लेंट करेगा। कैंडिडा के अंदर आपको जो है कर्डी वाइट डिस्चार्ज आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ कॉमन एमसीक्यूज हैं जिसके बारे में हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। यहाँ पर भी जो है प्लूराइटिस होता है, और कैंडिडा के अंदर जो है पीएच जो है लेस देन 4.5 की आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बाकी सब में पीएच जो है हाई मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, और कैंडिडा है तो यहाँ पे जो है फ्लूकोनाजोल हम यहाँ पे यूज़ में लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन नीचे, कैंडिडा। ठीक है, कैंडिडियासिस होगा इससे। ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, एल्बिकेंस। कैंडिडा एल्बिकेंस यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट रहेगा। डिस्चार्ज कैसा रहेगा यहाँ पे, कर्डीवाइट। कर्डीवाइट आपको यहाँ पे डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, या फिर कॉटेज चीज़ लाइक डिस्चार्ज, कॉटेज चीज़ लाइक डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे पेशेंट को क्या होगा, प्लूराइटिस होगा। इसके अलावा पीएच जो है कैसी मिलेगी, लेस देन 4.5 की यहाँ पे क्या रहेगी, पीएच रहेगी। ओके, यहाँ पर भी जो है सेलाइन माइक्रोस्कोपी करेंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या रहेगा, सेलाइन माइक्रोस्कोपी। तो आप यहाँ पे क्या सीन करोगे, तो यहाँ पे हाइपेक्स सीन होगा आपको यहाँ पे सेलाइन माइक्रोस्कोपी के अंदर। ठीक है, कल्चर करवाना है इसका। और ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो नॉन प्रेग्नेंट के केस में हम यहाँ पे क्या देंगे, फ्लूकोनाजोल। डोज का रखेंगे 150 mg स्टेट यहाँ पे रखेंगे। और अगर यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी है तो उस केस के अंदर हम यहाँ पे क्या काम में लेंगे, तो हम सबको पता है एजोल्स तो हम यहाँ पे दे नहीं सकते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, तो हम यहाँ पे क्या काम में लेंगे, यहाँ पे ओरल। तो यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेट रहेंगे, ओरल देना नहीं है तो आप क्या यूज में करोगे, टॉपिकल। तो टॉपिकल एजोल्स हम यहाँ पे जो है यूज में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल माइकोनाजोल काम में ले लिया, क्लोट्रीमोक्साजोल हम यहाँ पे काम में ले लिया। ये यहाँ पे जो है ध्यान में रखने लायक कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये ओवरऑल आपका यहाँ पे जो है वेजिनाइटिस कंप्लीट होता है। यहाँ पे एग्जाम के अंदर 3 से 4 एमसीक्यूज देखने को मिले हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, यहाँ पे इस एमसीक्यू में अपना आंसर क्या रहा, ऑप्शन नंबर ए। A woman aged 24 year has been identified as a pelvic inflammatory disease. Which of the following is not a part of this condition? तो कौन सा यहाँ पे इस कंडीशन का पार्ट नहीं है, एंडोमेट्राइटिस, ऑफराइटिस, सर्विसाइटिस और पेरिटोनाइटिस। क्या आंसर रहेगा आपका यहाँ पे, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज का कौन सा यहाँ पे पार्ट नहीं है। तो देखो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द
करेक्ट आंसर। तो पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज क्या होती है? जो अपर जेनिटल ट्रैक्ट है उसका क्या होना, इन्फ्लामेशन, क्या कहलाता है? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या देखने को मिल सकता है आपको? तो एंडोमेट्राइटिस, नेक्स्ट ऑफराइटिस, नेक्स्ट साल्पिंजाइटिस एंड नेक्स्ट पेरिटोनाइटिस। ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा अपने यहाँ पे? सर्विसाइटिस यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए? तो क्राइटेरिया में आपको क्या देखने को मिलेगा? एक तो लोअर एब्डोमिनल पेन होगा पेशेंट को, नेक्स्ट यूटेराइन टेंडरनेस। तो देखो ये मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसे लाइंस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, एडनेक्सल टेंडरनेस, एटसेट्रा। ठीक है, तो सर्विसाइटिस हो गया, वेजिनाइटिस हो गया, ये कौन से ट्रैक्ट के पार्ट हैं? तो लोअर जेनाइटल ट्रैक्ट के पार्ट है, तो इस वजह से इसको जो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है इसके अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू, at 10 week of pregnancy, a G2P1 Rs negative woman underwent chorionic villus sampling. What doses of anti-D immunoglobulin should be given? ऑप्शन है अपने पास में 50 माइक्रोग्राम, 100 माइक्रोग्राम, 150 माइक्रोग्राम या फिर 300 माइक्रोग्राम। क्या आंसर रहेगा हमारे यहाँ पे? तो देखिए, एक 10 वीक प्रेगनेंसी है, G2P1 RH नेगेटिव वुमन है, जो कॉर्निक विले सैम्पलिंग के लिए यहाँ पे अंडरवेंट है। व्हाट डोज ऑफ एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन शुड बी गिवन? तो यहाँ पे जो है इम्यूनोग्लोबुलिन जो एंटी डी है उसका कितना डोज हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे? तो देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। 10 वीक है, मतलब कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, और हमें यहाँ पे क्या देना है? एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन देना है। तो कितना हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 50 माइक्रोग्राम। ओके, तो 50 माइक्रोग्राम यहाँ पे यूज में लेंगे। तो देखो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, आरएच नेगेटिव जो यहाँ पे वुमन है, अनसेंसिटाइज्ड वुमन है, तो उसको हम कितना माइक्रोग्राम यहाँ पे जो है आरएच इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोवाइड करेंगे? 50 माइक्रोग्राम। इसका आपको अगर रूट पूछे, ठीक है, तो रूट हमें यहाँ पे क्या बताना है? इंट्रामस्कुलर। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रामस्कुलर रूट से हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और अगर यहाँ पे स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाता है या फिर इंड्यूस्ड अबॉर्शन है, फिर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है, तो उसके 72 आवर्स आफ्टर हमें यहाँ पे ये इंजेक्शन यहाँ पे लगाना है। राइट आंसर क्या रहेगा अपना? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक और आपको यहाँ पे बताया गया है क्या? 300 माइक्रोग्राम। तो 300 माइक्रोग्राम हम कब काम में लेते हैं? तो आफ्टर 12 वीक। आफ्टर 12 वीक हम यहाँ पे 300 माइक्रोग्राम को यहाँ पे काम में लेते हैं, जो कि क्या रहती है? फुल डोज रहती है। तो ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है वुमन को फीटल हेमरेज से। ठीक है, इसके अलावा ये जो डोज है 300 माइक्रोग्राम्स, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1500 इंटरनेशनल यूनिट, ये हम यहाँ पे स्पेशली कौन से ट्राइमेस्टर के अंदर प्रोवाइड करते हैं? तो थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर या फिर पोस्ट डिलीवरी। इसके केस में यहाँ पे ये दी जाती है। और अगर हम यहाँ पे बात करें प्रोफाइलैक्सिस, हम यहाँ पे यूज में लेते हैं एंटी डी जो आपका इम्यूनोग्लोबुलिन है, इसको जब प्रोफाइलैक्सिकली यूज में लेनी है तो वो किसके लिए लेंगे? मदर इस केस में क्या रहती है? हमेशा आर एच नेगेटिव रहेगी, बच्चा कैसा रहता है? आर एच पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली हम कौन से वीक में देंगे प्रोफाइलैक्टिकली? ये अगर आपसे पूछे तो आंसर क्या रहेगा? 28th वीक। तो 28 वीक पे आपको जो है प्रोफाइलैक्सिकली हमें यहाँ पे लेना है। तो ये जो डोज रहेगी ये रहेगी फर्स्ट डोज। और अगर सेकंड डोज के बारे में आपसे पूछे तो सेकंड डोज आपको कब देनी है?
तो आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, ये तब देना है इफ़ द न्यूबॉर्न इज RH पॉजिटिव। ठीक है, अगर बच्चा RH पॉजिटिव हो तो आपको जो यहाँ पे सेकंड डोज में यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है कि 10 वीक पे देनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, रूटीन एंटीबॉडी स्क्रीनिंग टेस्ट रिक्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें देना है तो इससे देने से पहले हमें कौन सा टेस्ट करवाना होता है, रूटीन एंटीबॉडी स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड रहता है। और ये हमने बताया यहाँ पे क्या, प्रोफाइलेक्सिकली 28 वीक पे हमें देना है। ठीक है, और ये IM यहाँ पे देना है 10 वीक के ऊपर आपको यहाँ पे बताया गया था। ठीक है, तो IM ही लगेगा ये दोनों ही केस में। ठीक है, 30 यहाँ पे 300 माइक्रोग्राम यहाँ पे, या फिर 50 इंटरनेशनल यूनिट स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर, और पोस्ट डिलीवरी जो मैंने आपको यहाँ पे टाइम बताया है उस टाइम पीरियड पे देना है। ओके, और जो है यहाँ पे जो है आफ्टर 12 वीक भी हम यहाँ पे जो है फीमेल को 300 माइक्रोग्राम यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड करवा सकते हैं, रोगाम यहाँ पे, या फिर मैं कहूँ NT-D यहाँ पे जो है प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये क्या करता है, फीमेल को जो है फीटल हेमरेज से यहाँ पे प्रिवेंशन करता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं इट प्रोटेक्ट वुमन फ्रॉम फीटल हेमरेज अप टू 30 ml ऑफ फीटल वॉल ब्लड। तो सिंपल सा MCQ था, 10 वीक पे आपको देना है, कितना दोगे, 50 माइक्रोग्राम हम यहाँ पे काम में लेंगे। नेक्स्ट MCQ, at what age does the first sign of tooth eruption typically appears in infant। तो इन्फेंट में फर्स्ट साइन ऑफ टूथ इरप्शन हमें यहाँ पे कब देखने को मिलती है, कितनी एज पे देखने को मिलता है, 2 to 3 मंथ, 3 to 4 मंथ, 5 to 6 मंथ और 8 to 9 मंथ। बेस्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या रहेगा, डिले यहाँ पे करना नहीं है, सीधा सा MCQ, कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे है नहीं जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करें। राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, 5 to 6 मंथ। ठीक है, तो फर्स्ट टीथ जो है टिपिकली आपको यहाँ पे देखने को मिलता है 5 to 6 मंथ ऑफ एज पे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आपके यहाँ पे क्या रहेंगे, इनकरेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट MCQ, why are live virus vaccine contraindicated for children undergoing corticosteroid, antineoplastic और इरिडिएशन थेरेपी। तो देखो लाइव वायरस वैक्सीन यहाँ पे जो है कॉन्ट्रा इंडिकेट क्यों रहती है, अगर बच्चा किस में है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटीन्यूप्लास्टिक या फिर इराडिएशन थेरेपी के ऊपर है तो। दे आर मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन ड्यू टू देयर डिप्रेस्ड इम्यून रेस्पॉन्स। They either previously contracted the disease or have been vaccinated against it. They are unlikely to need this protection as they may have a shortened lifespan. They have an allergy to rabbit serum which is used in these vaccine. सिंपल सा MCQ है अगेन। ठीक है, तो लाइव वायरस वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्यों रहती है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी चल रही है, एंटीन्यूप्लास्टिक चल रही है और इराडिएशन थेरेपी चल रही है। ये सब मिलके क्या करते हैं, पर्सन का इम्यून रिस्पॉन्स जो रहता है उसको ये क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से पर्सन जो है और ज़्यादा वल्नरेबल बन जाता है किसके लिए, इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर अपना पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या है इसमें, दे आर मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन ड्यू टू देयर डिप्रेस्ड इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है, इजी MCQ था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ, व्हाट आर द कार्डिनल डिटरमिनेंट्स ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। तो कार्डिनल डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं अंडर न्यूट्रिशन के, लो बर्थ वेट, इन्फेक्शन, लो फूड इनटेक या फिर ऑल ऑफ द
अबोव। कार्डिनल डिटर्मिनेंट्स ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, तो अंडर न्यूट्रिशन के कार्डिनल डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? तो देखिए सबसे पहले तो अंडर न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या हो गया? अंडर न्यूट्रिशन एक ऐसी कंडीशन है जो कि आपको देखने को मिलती है, इट इज़ ड्यू टू इनएडिक्वेट कंजप्शन एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से आपको पर्सन किस में जा सकता है? अंडर न्यूट्रिशन जा सकता है। अब आपको पूछा गया है कार्डिनल डिटर्मिनेंट्स क्या क्या होते हैं अंडर न्यूट्रिशन के, तो एक तो होता है क्या, लो बर्थ वेट, एक होता है क्या, पर्सन यहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, लो फूड इंटेक भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर अपने यहाँ पे क्या रहेगा इस MCQ में? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन से आपके यहाँ पे क्या रहने वाले हैं? करेक्ट रहने वाले हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शन, जैसे इन्फेक्शन कैसा हो सकता है अंडर न्यूट्रिशन के अंदर? डायरिया हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है पर्सन को, ठीक है। तो ये फिर क्या करते हैं, एनर्जी को कंज्यूम करते हैं और ग्रोथ डिले यहाँ पे पर्सन में देखने को मिलती है। लो फूड इनटेक होगा तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फीडिंग यहाँ पे नहीं कर पाएगा पर्सन, तो एनर्जी वगैरह कम रहेगा, ठीक है। तो प्रोटीन एनर्जी माल डिफिशिएंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। लो बर्थ वेट मिलेगा, इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक मिलेगा, फैमिली सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उस पर फैमिली की जो एजुकेशन लेवल है वो भी आपका यहाँ पे शो करता है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, वुमन एम्पावरमेंट करके, ठीक है। तो सेफ़ वाटर एंड सैनिटेशन का हम काम में लेंगे, गुड डाइट यहाँ पे थेरेपी यहाँ पे जो है प्रोवाइड करवानी है, ताकि ये सब चीज़ें हम यहाँ पे क्या कर सकें, इनसे ओवरकम कर सकें। नेक्स्ट MCQ, इसी के साथ ही आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की ओर से RRB के लिए स्पेशली मॉडल टेस्ट पेपर प्लान यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें आपको टोटल कितने पेपर्स मिलेंगे? टोटल 70 आपको जो है मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे, जो कि एज़ पर एग्ज़ाम पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद में इसमें क्या रहेगा, डेली 2 आपको यहाँ पे लाइव टेस्ट मिलने वाला है। लाइव टेस्ट का मतलब क्या, आपका रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस होगा लाइव टेस्ट से, जिससे आपको वो लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर बैठ के एग्जाम देना है। जो RRB का जो टाइम पीरियड है उसमें हमने यहाँ पे टाइम रखा गया है, साथ में सेम जो पैटर्न है RRB का वो हमने इस लाइव टेस्ट के अंदर रखा है, ताकि आपको एक तो पता लग जाएगा कि हाँ एग्ज़ाम कैसा होने वाला है, कैसे उसमें क्वेश्चन आने वाले हैं, एग्ज़ाम का आप एक्सपीरियंस कर पाओगे इस लाइव टेस्ट से, ठीक है। साथ में जो आप यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी MCQs आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। काफ़ी हाई MCQs आपको अकॉर्डिंग टू RRB आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो इस टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन और आपको फर्दर नॉलेज चाहिए, फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई कैसे इसको एनरोल कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप हमारे जो सपोर्टिव नंबर पे कॉल और मैसेज कर सकते हैं। डायरेक्ट 24/7 आपको यहाँ पे जो है रिप्लाई किया जाएगा। क्या है, 9588856774 पे कॉल और मैसेज डायरेक्ट कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट MCQ। A 5-year-old child is being treated for sickle cell crisis. The parent asks the nurse if there is anything that can be done to prevent future crisis. Should the nurse include in the response? अब इस फ्यूचर क्राइसिस को प्रिवेंट करने के लिए नर्स को कौन सा रिस्पॉन्स यहाँ पे इंक्लूड करना होगा? तो पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि भाई आगे फ्यूचर क्राइसिस ऐसा ना हो, सिकल सेल क्राइसिस, तो अभी इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? सिकल सेल क्राइसिस आर डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट एंड आर यूजुअली नॉट प्रिवेंटेबल. Keep Keeping the child warm, avoid chilling, may prevent a crisis. Fever, vomiting, diarrhea should be reported to the physician immediately. Giving a child aspirin daily will reduce the frequency of crisis. तो कौन सा ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा कि फ्यूचर क्राइसिस को हम यहाँ पे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर इसके रेस्पॉन्स में जो पेरेंट यहाँ पे पूछ रहे हैं कि भाई कैसे प्रिवेंट करें, तो इसका रेस्पॉन्स में नर्स का बेस्ट रेस्पॉन्स क्या रहेगा? राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, सिकल सेल क्राइसिस आर डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट एंड यूजुअली आर नॉट प्रिवेंटेबल। तो सिकल सेल क्राइसिस यहाँ पे यूजुअली प्रिवेंटेबल नहीं है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है, जबकि ये जो है प्रिवेंटेबल है। इनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो प्रिवेंट कर सकते हैं डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करके। प्रिवेंट किन किन चीज़ों को करना है? तो देखो डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करके इसको क्राइसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इन्फेक्शन को प्रिवेंट करके क्राइसिस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं।
ठीक है, या फिर स्ट्रेसफुल बॉडी को स्ट्रेस में ना लेके जाएं। ठीक है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर अगर एक्सट्रीम हाई है जिसकी वजह से क्राइसिस हो सकता है, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा कि जो क्राइसिस की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या बताया गया है, सिकल सेल क्राइसिस आर डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट एंड आर यूजुअली नॉट प्रिवेंटेबल। तो नॉट प्रिवेंटेबल नहीं है, इट कैन बी प्रिवेंटेबल। अगर हम अच्छे से पेशेंट का ख्याल रखें तो ये हम उनको गाइड कर सकते हैं, बट राइट आंसर आपका ये नहीं होगा क्योंकि ये तो क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कीपिंग द चाइल्ड वार्म, अवॉइड चिलिंग में प्रिवेंट क्राइसिस। तो देखो चिलिंग जो है कंट्रीब्यूट करता है डिस्कम्फर्ट के अंदर, बट ये एक प्राइमरी कोज नहीं है सिकल सेल क्राइसिस का। ठीक है, सिकल सेल क्राइसिस के अगर मैं बात करूँ प्राइमरी कोजेस की, तो उसमें आपको क्या देखने को मिल सकता है, उसमें हमें देखने को मिल सकता है डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो प्रॉपर हाइड्रेशन रखेंगे, मॉनिटर करेंगे साइन एंड सिम्टम्स को, तो ये सब चीज़ें, फीवर हो गया, इलनेस हो गया, फीवर इलनेस में बात कर रहा हूँ यहाँ पे इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन तो क्या कोज करता है, क्राइसिस बढ़ाएगा। तो ये अगेन यहाँ पे क्राइसिस को प्रिवेंट नहीं कर सकता है। तो चिलिंग यहाँ पे डिस्कम्फर्ट कोज करेगा, ना कि क्राइसिस को प्रिवेंट करेगा। फीवर, वोमिटिंग, डायरिया शुड बी रिपोर्टेड टू फिजिशियन इमीडिएटली। तो ये एक ऑप्शन अपने यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है कि जब कहीं कुछ यहाँ पे जो है फीवर है, वोमिटिंग है, डायरिया है, इस केस में क्या हो रहा है, पर्सन को डिहाइड्रेशन हो रहा है, और डिहाइड्रेशन होने की वजह से पेशेंट इसमें जा सकता है, वापस से क्राइसिस की कंडीशन में जा सकता है। तो इसके लिए फिजिशियन को हमें इमीडिएटली यहाँ पे क्या करना है, रिपोर्ट करना है। तो इस प्रकार से हम प्रिवेंट कर सकते हैं पर्सन को क्राइसिस में जाने से। तो प्रॉपर जो है यहाँ पे कांटेक्ट करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, ताकि ये सब कंडीशंस है जो डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट किया जा सके, इस कंडीशन को मैनेज किया जा सके। नेक्स्ट, गिविंग द चाइल्ड एस्पिरिन। तो एस्पिरिन यहाँ पे रिकमेंडेड नहीं रहती है बच्चे के अंदर अगर कोई सिकल सेल एनीमिया है उस केस में। ठीक है, क्योंकि ये क्या कोज करती है, एसिडोसिस, कॉज एसिडोसिस। ठीक है, तो एसिडोसिस अगर हो जाएगा एस्पिरिन देने से, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज सिकलिंग ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी के सिकलिंग को ये और ज़्यादा बढ़ाएगा, ना कि कम करेगा। ठीक है, अब अगर बच्चे को मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करनी ही है, तो हम क्या, कौन सी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जिससे क्या हो, डिक्रीज हो सिकलिंग। तो कौन सी मेडिकेशन हम यहाँ पे दे सकते हैं, तो आंसर आपका क्या रहेगा, टिक्लोपीडीन। ठीक है, तो टिक्लोपीडीन हम यहाँ पे ड्रग यूज में दे सकते हैं, जो क्या करता है, क्राइसिस या फिर मैं कहूँ सिकलिंग को प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो एस्पिरिन हमें यहाँ पे क्या रखना है, हमेशा ध्यान रखना, एस्पिरिन क्या रहता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है। सिकल सेल क्राइसिस के केस में एस्पिरिन क्या रहता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। तो ये सब चीज़ें हैं कॉमन जो हमें यहाँ पे पता रहनी चाहिए कि अगर हम यहाँ पे सिकल सेल क्राइसिस के बारे में किसी को एजुकेट कर रहे हैं या फिर बता रहे हैं तो। नेक्स्ट हम सीक्यू, A child is admitted with bacterial meningitis. What should be included in the care plan due to presence of opisthotonous posturing? तो देखो एक बच्चा है एडमिट है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से, तो व्हाट शुड बी इंक्लूड इन द केयर प्लान ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओपिस्थोटोनस पोस्चरिंग। तो मेनिंजाइटिस के केस में अगर बच्चे में क्या है, ओपिस्थोटोनस पोस्चरिंग आपको देखने को मिल रही है, तो इस केस में नर्स का क्या प्लान रहेगा केयर में। प्लेस इन सुपाइन पोजिशन, पोजिशन द चाइल्ड ऑन हिज साइड, restrain his arms and legs, promote या फिर perform range of motion exercise। क्या आंसर रहेगा यहाँ पे, तो देखिए रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज हमें यहाँ पे क्या करनी है, अवॉइड करनी है। रिस्टेन हिज आर्म्स एंड लेग्स, यहाँ पे जो है स्टेन भी हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि इससे जो है हार्मफुल कंडीशन हो सकता है, उसको फ्रैक्चर वगैरह हो सकता है, इंजरी वगैरह हो सकती है, उसको मसल इंजरी हो सकती है। ठीक है, सुपाइन पोजीशन पे हमें यहाँ पे पेशेंट को नहीं रखना है। सुपाइन पोजीशन में रखने से उसको क्या आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ पे जो जो हेड और जो हील्स है उनका प्रॉपर तरीके से बैलेंस यहाँ पे नहीं बन पाएगा, क्योंकि ओपिस्थोटोनस पोजीशन है। ओपिस्थोटोनस पोजीशन में जो है कैसे पोजीशन रहती है आपकी, इस टाइप की पोजीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो एक्सट्रीम यहाँ पे जो है बेंट आपको देखने को मिलता है हेड में और
पैरों की जो हील्स रहती है उनके बीच में, तो सुपाइन पोजीशन यहाँ पे मेंटेन करना इम्पॉसिबल है। राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। पोजीशन द चाइल्ड ऑन हिज साइड। अब बच्चे को अगर हम यहाँ पे एक साइड के अंदर यहाँ पे पोजीशन करेंगे, जिससे क्या होगा, आगे फर्दर जो स्ट्रेन है उसको हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा इस एमसीक्यू में? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसमें क्या होगा, एक तो बेटर रेस्पिरेटरी फंक्शन मिलेगा, हेल्प इन बेटर रेस्पिरेटरी फंक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। ये थे आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जहाँ पे अपने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हमने डील किया है जो एग्जाम के अंदर कुछ टॉपिक्स में से पूछे गए थे। उन्हीं टॉपिक्स के हमने एमसीक्यूज यहाँ पे सोल्व किए हैं। बाकी कुछ अलग टॉपिक्स थे जो हमें लगते थे कि हाँ एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। इसी के सिमिलर आपके यहाँ पे कंटिन्यू क्लासेज रहेगी। ठीक है, तो बाकी अपने टेस्ट सीरीज वगैरह कंटिन्यू है आरआरबी के लिए, केजीएमयू के लिए। तो इनको जो आप यहाँ पे ज़रूर इनको एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपका एक तो नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल होगा, दूसरा आपका क्या होगा, एक मोटिवेट आप यहाँ पे रहोगे कि हाँ आप यहाँ पे अच्छा स्कोर लेके आ रहे हो। ठीक है, आप अपने सिलेक्शन के नियर बाई हो, आपको कमियाँ आपकी पता लगेगी कि आप यहाँ पे कहाँ कमी है, आपके कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है। तो टेस्ट सीरीज इसलिए ज़रूरी होती है। तो टेस्ट सीरीज के लिए कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए फर्दर आपको, तो आप हमारे सपोर्टिव नंबर पे कॉल और मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।